हेलो दोस्तों, मैं वीके मिश्रा, ज्योग्राफी फैकल्टी ऑफ शिक्षा कुल। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हाँ जी, बिल्कुल सही सुने, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वास्तव में जब आप पृथ्वी पर नजर डालते हो तो कहीं पर आपको पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर झील, कहीं पर मैदान और कहीं पर घाटी। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम पृथ्वी का उच्चावच या रिलीफ ऑफ द अर्थ कहते हैं। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आखिर में इस उच्चावच का कारण क्या है। तो वास्तव में इस उच्चावच, इस रिलीफ का कारण मुख्यतः दो बल हैं, एक इंडोजेनेटिक फोर्स और दूसरा एक्सोजेनेटिक फोर्स। इंडोजेनेटिक फोर्स जिसका मतलब जिसकी हिंदी होती है अंतर्जात बल, मीन्स वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है, उसे हम इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। एंड सेकेंड इज एक्सोजेनेटिक फोर्स, मीन्स कहने का मतलब है जिसे हम वाह्यजन्य बल कहते हैं, मीन्स वह बल जो पृथ्वी की सतह के ऊपर लगता है। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आखिर में जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है उसे हम अंतर्जात बल कहते हैं, और इसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर विषमता का निर्माण होता है। लेकिन वहीं पर जब हम एक्सोजेनेटिक फोर्स पर नजर डालते हैं तो एक्सोजेनेटिक फोर्स ये अपक्षय और अपर्दन की क्रिया करती है, ये कटाव की क्रिया करती है, और जिसके कारण ये पृथ्वी की सतह को समता करने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस पृथ्वी की सतह पे जो पर्वत, पठार, मैदान हैं, इसके मुख्यतः दो ही कारक हैं, एक अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। अब हम चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि अंतर्जात बल का क्या इंपैक्ट पड़ा। जब पृथ्वी की सतह से आंतरिक बल उत्पन्न हुआ, विषमताओं का निर्माण हुआ, तो मानव क्रियाएं प्रभावित हुई, और जब जब मानव क्रियाएं प्रभावित हुई या मानव को जिसने भी प्रभावित करने का प्रयास किया, तो मानव ने उसके बारे में जानने की एक चेष्टा रखी है। और फिर उसके बाद मानव ने पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन शुरू कर दिया। पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन के इन्होंने बताया कि दो स्रोत हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। अब हम चलते हैं प्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत बात करते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं खनन, वेधन और ज्वालामुखी का। वहीं पर अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं घनत्व, तापमान, दाब, भूकंपीय तरंगे और चुंबकीय क्षेत्र का या चुंबक का या चुंबकत्व का। तो हम चलते हैं एक एक पर आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ये आपके सेशन का एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला होगा हमारा पॉइंट कि आखिर में जो खनन है, वेधन है, ज्वालामुखी है, इसके द्वारा हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में क्या जानकारी मिली। तो पहला हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे वेधन, जिसे हम ड्रिलिंग के नाम से जानते हैं। वास्तव में जब आप पृथ्वी के बारे में सोचते हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या मीन्स 6371 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि हम पृथ्वी की सतह से और कोर की ओर जाते हैं, मीन्स पृथ्वी की सतह से केंद्र के बीच की दूरी 6371 है, और हमने अधिकतम जो वेधन किया, ड्रिलिंग किया, वो मात्र 12 किलोमीटर किया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेधन के द्वारा हमें अत्यंत सीमित जानकारी मिली। चलते हैं, दूसरा हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अप्रत्यक्ष स्रोत है वह है खनन। मानव ने खनन करना शुरू किया कि हम आखिर में खनन कर डालेंगे और पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में कौन सा बल है जो हमें बार बार प्रभावित कर रहा है, जो हमारी क्रियाओं को प्रभावित कर रहा है। मानव ने खनन करना शुरू किया और अधिकतम जो खनन किया 3.9 पोनेंग जो खान के नाम से जानी जाती है। और इस प्रकार जहां पे पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, वहीं पर हमने अधिकतम खनन किया 4 किलोमीटर, मीन्स हमें ना के बराबर जानकारी मिली। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण जो स्रोत है प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत वह है ज्वालामुखी। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर ज्वालामुखी है क्या। तो ज्वालामुखी वह छिद्र या दरार है जिसे भूगर्भ का तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ, जिसे पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ भूपृष्ठ पर आता है, इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। और इस जो तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ है, इस तप्त एवं पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। और इस मैग्मा में विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स कहने का मतलब है कई प्रकार की गैसें मिली होती हैं। और जब इस मैग्मा से गैसें इसका साथ छोड़ करके वो वायुमंडल में चली जाती हैं, तो इस गैस रहित मैग्मा को हम लावा के नाम से जानते हैं।
और इस मैग्मा और लावा का अध्ययन करके हमें इस बात की जानकारी मिल गई कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में है क्या, पृथ्वी के अंदर है क्या, इस बात की जानकारी हमें मिल गई। लेकिन इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई मेरे प्यारे दोस्त कि आखिर में कितनी गहराई से आई हैं। जैसे ऐसे ही मान लीजिए कि हम कोई चीज पृथ्वी के आंतरिक भाग से ला करके रख दें आपके सामने और आपसे कहें, आपसे पूछें कि ये बताओ कितनी गहराई से हमने मैग्मा लाया है, कितनी गहराई से हमने ये चट्टानी टुकड़े, बम है, लैपली है, प्यूमिक है, ये हमने लाया है, और कितनी गहराई से हमने जलवाष्प लाया है। तो आप, ऐसा तो है नहीं कि भगवान है कि आप बता पाएंगे कि सर इतनी गहराई से आपने ये लाया होगा, इतनी गहराई से आपने ये लाया होगा। तब हमें आवश्यकता पड़ती है अप्रत्यक्ष स्रोतों की, इनडायरेक्ट सोर्स की हमें जानकारी मिलती है। अप्रत्यक्ष स्रोतों में पहला हम बात करते हैं कि घनत्व। वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण में पाते हैं, वैज्ञानिक ऐसा सर्वेक्षण जब करते हैं तो उन्हें जानकारी मिलती है कि पृथ्वी की सतह से जब हम केंद्र की ओर जाते हैं तो घनत्व में वृद्धि होती है। अब चूंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर में क्यों होता है। तो आप इसके दो कारण बताएंगे, दो रीजन बताएंगे। पहला रीजन, पहला जो फैक्टर्स होता है वो ये होता है कि वास्तव में जो ऊपरी परतें हैं, मींस पृथ्वी की जो ऊपरी परतें हैं वो भीतरी परतों पर दबाव डाल रही हैं। और दूसरा आपका रीजन ये होगा कि हमारी पृथ्वी प्रारंभ में एक तप्त गैस का गोला थी, धीरे धीरे संघनित हुई, ये ध्रुव अवस्था में आई और हमारी पृथ्वी क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी। इसी रोटेशन के क्रम में जो हल्के पदार्थ थे वो परिध की ओर गए और जो भारी पदार्थ थे वो केंद्र की ओर निमज्जित हुए। अतः केंद्र में ऐसे तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जिनका घनत्व स्वयं में उच्च है। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। हमारा दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है वह है तापमान। वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण करते हैं, सर्वेक्षण में पाते हैं कि पृथ्वी की सतह से जब हम कोर की ओर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। लेकिन इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर, कितना, प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। बात को यहां पे समझना है बेटा। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर, मीन 6371,000 मीटर। अर्थात इसी दर से, तब वैज्ञानिकों ने कहा यदि इसी दर से तापमान बढ़ता रहेगा तो केंद्र तक पहुंचते पहुंचते पृथ्वी के केंद्र का तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि पृथ्वी ब्लास्ट कर जाएगी। तब वैज्ञानिकों ने कहा हाँ ये सही है कि पृथ्वी की सतह से कोर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है, लेकिन ताप वृद्धि की जो दर है वो कम होती जाती। जैसे पहले 32 मीटर पर 1 डिग्री, फिर 40 मीटर पर 1 डिग्री, फिर 100 मीटर पर 1 डिग्री, मीन्स ताप वृद्धि की जो दर है वो कम होती जाती है। अगला हमारे लिए महत्वपूर्ण जाता तीसरा जो सोर्स है वह है दाब। तो दाब का जवाब होगा कि पृथ्वी की सतह से कोर की ओर जाने पर दाब भी बढ़ता है क्योंकि ऊपरी परतें भीतरी परतों पर दबाव डाल रही हैं। चौथा हमारे लिए सामने है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि जिसका एक सम्मान, इसी के आधार पर हमने पृथ्वी की विभिन्न परतों की खोज की, और वह है भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, तो वास्तव में जब भूकंप की बात करते हैं, पहले भूकंप को समझना जरूरी है। भूकंप वास्तव में जब बात करते हैं तो भूकंप को हम ब्रेक करते हैं और दो शब्द पाते हैं, एक भू और दूसरा कंप। मीन्स कहने का मतलब एक ही शब्द में कहा जाए तो भूप्रपटी में असामान्य कंपन या हलचल भूकंप कहलाता है। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, भूकंप होता है क्या, वो हलचल होता है तो क्या वो भूकंप है? नहीं बेटा, हमने एक शब्द आपके साथ जोड़ा, असामान्य होता है, मीन्स सामान्य नहीं। ये तो सामान्य है कि जब भी गाड़ी प्लेटफॉर्म से गुजरेगी तो कंपन होना तय है। तो पृथ्वी, यहाँ पे आपका जवाब होगा कि प्राकृतिक मानवजनित कारणों से उत्पन्न भूप्रपटी में असामान्य हलचल भूकंप कहलाता है। भूकंपीय तरंगों की बात करते हैं तो भूकंपीय तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक वे तरंगे जो पृथ्वी के एपिसेंटर से पैदा होती, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होती हैं, तो उन्हें हम, मीन्स वे तरंगे जो पृथ्वी के सेंटर से पैदा होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, हाइपोसेंटर से पैदा होती हैं, उन्हें हम फोकस कहते हैं। और जो एपिसेंटर से पैदा होती हैं उन्हें हम मुख्यतः नाम देते हैं सरफेस वेव के नाम से। या हम ये भी कह सकते हैं, बड़े प्यार से कह सकते हैं कि भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक बॉडी वेव्स होता है और दूसरा सरफेस वेव होता है। बॉडी वेव्स जिसे हिंदी में काया तरंगे कहते हैं, काया तरंगे वे तरंगे होती हैं जो पृथ्वी के फोकस से पैदा होती हैं, पृथ्वी के हाइपोसेंटर से पैदा होती हैं, जैसे पी और एस तरंगे। वहीं पर आपका जवाब होगा वे तरंगे जो पृथ्वी की सतह से पैदा होती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं सरफेस, या उन्हें हम नाम देते हैं सतही तरंगों के नाम से जानते हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक रैले तरंगे और दूसरा लब तरंगे। हाँ, वही लब तरंगे जो आप सोच रहे हैं।
अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी करना है। इसका मतलब यह है कि जो वे तरंगी जो फोकस से पैदा हो रही हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे हम बात करते हैं पी तरंग, तो पी तरंगों के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए जो महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं फैक्ट्स को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे पी तरंगे जो देखते हैं, तो पी तरंगे ये तीनों माध्यम में गतिशील होती हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, लिक्विड हो, ये तीनों माध्यम में गतिशील होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पी तरंगों का जो वेग होता है वो घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि घनत्व के बढ़ने पर पी तरंगों का वेग बढ़ेगा और घनत्व के कम होने पर पी तरंगों का वेग कम हो जाएगा। वहीं पर पी तरंगों का जो वेग है वो दृढ़ता के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है जब कोई चट्टान ज्यादा दृढ़ होगा तो वहां पे पी तरंगों का वेग ज्यादा, और यदि वो दृढ़ता उसकी कम है तो वहां पे पी तरंगों का वेग कम होगा। वहीं पे जब हम एस तरंगों पे चलते हैं तो एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। पहली पॉइंट मींस इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई क्षेत्र पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां पे एस तरंगे रिकॉर्ड नहीं होती तो उसे हम ध्रुव मान लेते हैं। और एस तरंगों का भी जो वेग होता है वो घनत्व के और दृढ़ता के अनुक्रमानुपाती होता है। जब हमने ये सारी चीजें का अध्ययन किया तो सिस्मोग्राफ पे हमें आंकड़ा मिलता है। सिस्मोग्राफ से प्राप्त आंकड़े ये प्रदर्शित करते हैं कि हमारे जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है ये समांग नहीं है, क्योंकि हमें सिस्मोग्राफ पर एक वक्राकार रेखाएं प्राप्त होती हैं जो ये प्रदर्शित करती हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग समांग नहीं है। यदि समांग होता तो पृथ्वी पर जो सिस्मोग्राफ पर जो हमें वक्र प्राप्त होता है वो एक वक्र ना प्राप्त होकर के एक अवतला मार्ग ना प्राप्त होकर के एक हमें सीधी रेखा प्राप्त होती। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वास्तव में पृथ्वी का आंतरिक भाग समांग नहीं है बल्कि विषमांग है। पृथ्वी के सिस्मोग्राफ से जो हमें प्राप्त आंकड़ों में इस भूकंपीय तरंगों का जो वक्र मिला है, अवतलाकार मार्ग मिला है, जो ये प्रदर्शित करता है कि हम पृथ्वी की सतह से कोर की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। दूसरी पॉइंट, सिस्मोग्राफ से हमें ये आंकड़े मिले हैं कि आउटर जो कोर होता है इसमें एस तरंगे रिकॉर्ड नहीं हो पाई, और ये तरंगे रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो हमने इसको लिक्विड या द्रव अवस्था मान लिया कि हमारा जो आउटर कोर है वो क्या है, द्रव अवस्था में है। और इस प्रकार हमने विभिन्न परतों की खोज की। अगला हमारा महत्वपूर्ण जो अप्रत्यक्ष स्रोत है वह है उल्कापिंड। उल्कापिंड वास्तव में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसी समय उल्कापिंड हुआ, उल्कापिंड का भी निर्माण हुआ था। तो उल्कापिंड जब पृथ्वी की सतह से टकराता है तो इसका अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी में भी कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट हमारे सामने है भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व पृथ्वी का जो भूचुंबकत्व गुण ये प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऐसे तत्व अधिक हैं जो चुंबकत्व का गुण रखते हैं जैसे इससे, और इस प्रकार हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग में आयरन एवं निकिल मिस लोहा और निकिल की हमने पहचान की। और इस प्रकार आपने जो ये सेशन देखा ये हमने पूरा आपको एक बेहतरीन अंदाज में बता दिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की क्या स्रोत है, पृथ्वी का इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है क्या, ये सभी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके नेक्स्ट क्लासेस हम आगे क्लास करेंगे। तो थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, एक नए अंदाज में, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।